बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुत्र, मेरे मरने से पहले बस ये वादा पूरा कर दे। गुलाम दीन की कमजोर कांपती आवाज ने सिद्दीक के दिल को चीर कर रख दिया। बिस्तर पर लेटे उसके चचा की आंखों में मौत रक्स कर रही थी, मगर जबान पर सिर्फ एक ख्वाहिश थी, सकीना की शादी। सिद्दीक ने नजरें झुका ली। सामने खड़ी सकीना चुप थी। उसके चेहरे पर ना खुशी थी ना गम, बस खामोशी थी, जैसे दिल के अंदर कुछ थम गया हो। चाचा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, सिद्दीक ने बमुश्किल कहा, और आंखों के गोशे नम हो गए। गुलाम दीन ने सुकून का सांस लिया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उसकी मुट्ठी में बंद सिद्दीक का हाथ उसकी सांस के साथ ढीला पड़ गया। चंद दिन के बाद गांव की पुरानी सी मस्जिद में निकाह पढ़ाया गया। कोई धूमधाम नहीं थी। सिद्दीक ने सादा शलवार कमीज पहनी थी और सकीना सफेद चादर में लिपटी हुई, जैसे किसी पुरानी तस्वीर की याद हो। गांव के कुछ बुजुर्ग और चंद रिश्तेदार मौजूद थे। निकाह के बाद सबने सिद्दीक को थपकी दी, जैसे उसने कोई कर्ज उतारा हो। छोटे से कमरे में सकीना फर्श पर बैठी थी, न मेकअप न जेवर, सिर्फ एक सादा औरत जो एक खामोश मुआहदे का हिस्सा बन गई थी। सिद्दीक अंदर आया, थोड़ा झिझका, फिर आहिस्ता से बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चाचा का वादा पूरा किया है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सकीना ने सिर्फ सर हिलाया, दिल में शुक्र किया कि ये इंसान बज़ाहिर सख्त है, मगर कम अज कम जबरदस्ती नहीं करेगा। वो जानती थी कि ये शादी मोहब्बत की नहीं, बस एक जिम्मेदारी की गठरी है। दिन गुजरते गए। सिद्दीक सुबह सवेरे खेतों पर काम पर निकल जाता और शाम को थका हारा वापस आता। सकीना चुपचाप घर संभालती। वो कच्ची गलियों में झाड़ू देती, चूल्हा जलाती और रात को एक कोने में सो जाती। दोनों में गुफ्तगू ना होने के बराबर थी। कभी कभार सिद्दीक के दोस्त आते और हंसी मजाक में पूछते, ओए सिद्दीक, नई बीवी का हाल कैसा है? सिद्दीक हंस कर टाल देता, बस अल्लाह का करम है। मगर हकीकत ये थी कि उसके दिल में ना तो मोहब्बत जागी थी, न कोई दिलचस्पी। वो बस अपने चाचा की मोहब्बत में ये रिश्ता निभा रहा था। उसके दिल में अभी भी वो आज़ादी की ख्वाहिश बाकी थी जो गांव के लड़कों को होती है। एक रात जब चांदनी पूरी तरह खिड़की से झांक रही थी, सिद्दीक छत पर बैठा था। नीचे सकीना ने चुपके से चाय का कप लाकर रखा और वापस मुड़ गई। सकीना, वो रुक गई, मगर पलटी नहीं। शुक्रिया। ये पहला मौका था जब सिद्दीक ने उसे उसके नाम से पुकारा था, मगर ये लम्हा भी गुजर गया। अगले दिन सब कुछ फिर मामूल पर आ गया। सिद्दीक अंदर ही अंदर उलझ रहा था। एक तरफ चचा की तरबियत, दूसरी तरफ उसका अपना पुख्ता दिल। वो खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता था। सकीना ने खुद को किताबों में पनाह दी। वो खामोशी से सिद्दीक की गैर मौजूदगी में मुताला करती, पुराने नोट्स पढ़ती और ख्वाब बुनने लगी। उसे मालूम था कि सिद्दीक उसकी कदर नहीं करता, मगर वो ये भी जानती थी कि वो खुद को जाया नहीं कर सकती। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग हाजी साहब सिद्दीक को रोककर बोले, पुत्र, तू खुश नसीब है। गुलाम दीन की बेटी बड़ी अक्लमंद है। उसकी परवरिश में जो सलीका है वो आजकल की लड़कियों में कम है। सिद्दीक ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर दिल में चुभन हुई। वो जानता था वो इस रिश्ते को वो इज्जत नहीं दे रहा जिसकी वो मुस्तहिक है। कुछ दिन के बाद सकीना को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरी बेटी, तुझे सिद्दीक के साथ बांधकर मैं तुझे दुनिया के जुल्म से बचाना चाहता हूँ। वो तेरी हिफाजत करेगा। ये जुमले सकीना के दिल में तीर की तरह लगे। उसने फैसला कर लिया कि वो खुद को मजलूम नहीं बनाएगी। वो कुछ बनेगी और एक दिन वो मकाम हासिल करेगी जहां लोग सिर्फ सिद्दीक का नाम न लें, बल्कि सकीना को उसकी अपनी पहचान से जाने। दूसरी तरफ सिद्दीक के अंदर भी कुछ हिलने लगा था, मगर अभी बहुत देर थी। महज वादा करके जिंदगी नहीं गुजरती, और न ही किसी के मरने से पहले का वादा जिंदगी भर का साथ बनाता है। मगर कहानी अभी शुरू हुई थी। रात के पिछले पहर, जब गांव के कुत्ते भी थककर सो चुके थे, सिद्दीक धीरे धीरे खिड़की के पिछले पट से बाहर निकला। कमर पर एक पुराना सा बैग, जेब में चंद 100 के नोट और दिल में बेचैनी का तूफान लिए वो कदमों की चाप दबाकर गली पार कर गया। सकीना ने आंखें खोली थी, मगर कुछ नहीं कहा। उसके दिल ने पहले ही भांप लिया था कि सिद्दीक अब यहाँ का नहीं रहा। गुलाम दीन की कब्र पर पड़ी गीली मट्टी अभी भी सूखी ना थी, मगर सिद्दीक के दिल में सुकून न था। सिद्दीक ने खुद से कहा, यह जिंदगी नहीं, कैद है। कोई बुजुर्गों के वादों का गुलाम नहीं। मुझे अपनी दुनिया खुद बनानी है। उसे ना सकीना से हमदर्दी थी, ना उसकी खामोशी से कोई फर्क पड़ता था। उसके नजदीक वो बस एक बोझ थी, एक पुरानी जिम्मेदारी जो अब मुकम्मल हो चुकी थी। चंद दिनों के बाद शहर की गर्द आलूद सड़कों पर एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। रेलवे स्टेशन से उतरकर उसने शहर के एक कमरे वाले क्वार्टर में पनाह ली, जहां छत टपकती थी और दीवारें सिसकती थी, मगर यह आज़ादी थी। काम की तलाश में दर दर ठोकरें खाने के बाद एक गोदाम में ट्रक अनलोडिंग का काम मिल गया। सुबह 7 बजे से शाम तक बोरियों का बोझ उठाता, रात को थके जिस्म को गंदे बिस्तर पर गिरा देता, मगर सिद्दीक के चेहरे पर सुकून सा था, जैसे वो किसी बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हो। एक दिन जब वो गोदाम से वापस जा रहा था, एक चाय के होटल पर उसकी मुलाकात नायला से हुई। नायला, जो बज़ाहिर सीधी सादी मगर नजरों में बहुत कुछ छुपाए हुए थी।
दो मुलाकातें, कुछ अधूरे जुमले और फिर चाय के बहाने होने वाली बातों ने सदीक को नया रंग दिखाया। नायला ने एक दिन अचानक कहा, तुम मेरे बगैर रह सकते हो? सदीक ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मैं तो खुद के बगैर भी नहीं रह पा रहा था। तुमने मुझे मुकम्मल किया है। चंद हफ्तों में निकाह कर लिया गया, ना वलीमा न माजी का कोई जिक्र। सदीक ने अपनी पुरानी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया। सकीना, गांव, गुलाम दीन, सब कुछ धुन की तरह पीछे रह गया। नायला के साथ जिंदगी कुछ दिनों के लिए हल्की फुल्की सी महसूस हुई, मगर फिर वही गुर्बत, वही थकन, वही नाकामी। नायला जल्द ही उस मेहनती मगर खाली इंसान से उकता गई। उसकी आंखों में ख्वाब थे, मगर सदीक के पास सिर्फ थकन। तुमने वादे तो बड़े किए थे सदीक, मगर तुम तो खुद ही अधूरे हो। मुझे क्या मुकम्मल करोगे? नायला की आवाज में तलखी थी। सदीक चुप रहा। वो जानता था उसके पास ना तालीम है, ना सलीका, ना वो शऊर जो नायला जैसे लोग चाहते हैं। वो सिर्फ मेहनती हाथ रखता था, मगर खाली दिल। उधर सकीना गांव में दिन रात खुद को संवार रही थी। उसने सदीक के चले जाने पर आंसू नहीं बहाए। वो बहुत ही हिम्मत वाली थी। लोगों ने अफवाहें उड़ाई, सदीक अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया। ये तो था ही बेकार। वो तो सिर्फ गुलाम दीन का सहारा था। सकीना ने सब सुना, मगर कोई जवाब ना दिया। अंदर ही अंदर उसने एक अहद किया कि वो खुद को किसी नाम की मोहताज नहीं बनने देगी, न बाप का, न शौहर का। सदीक को सकीना की याद सिर्फ उस वक्त आई जब नायला का तंज दिल चीर देता, जब नायला के शिकवे सदीक की खुदी को रौंदते। तब उसे याद आता कि सकीना ने कभी शिकायत नहीं की थी, उसने कभी जबान नहीं खोली, मगर उसकी खामोशी में सुकून था, इज्जत थी, एतबार था। एक रात जब बारिश जोरों पर थी, नायला ने जोर से दरवाजा बंद किया और कहा, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता, मैं जा रही हूं। सदीक के सामने एक बार फिर खाली कमरा, गीला बिस्तर और अकेलापन था। दिल के कोने में दबे अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता उभार लेने लगे। शायद मैंने जो छोड़ा था वही असल जिंदगी थी, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता न था। यह शायद था, मगर इतना आसान नहीं जितना वो समझता था। शहर के शोर में सदीक की जिंदगी एक अंधे दायरे में कैद हो चुकी थी। हर सुबह उसे लगता जैसे वो किसी बंद कफस में सांस ले रहा हो। कमरे की दीवारें भी उसे काटने को दौड़ती। वही बोसीदा पलंग, वही सीलन ज़दा छत और वही कोने में रखा पुराना बैग, जिसमें अब न कोई ख्वाब था, न कोई उम्मीद। काम पर जाना अब सिर्फ पेट भरने की मजबूरी थी। कोई जज्बा या मंजिल न रही थी। गोदाम का वही बोझ, वही चीखें, वही थकन। दिन के 10-12 घंटे लोहे के बक्से खींचते, बोरियों की सिलें उठाते गुजरते, और शाम को वो खाली जेब और झुके कंधों के साथ कमरे में वापस आता। एक दिन गोदाम के मैनेजर ने आकर कहा, आज से तनख्वाह आधी होगी, कार्गो कम है। सदीक के हाथ से गोया जमीन निकल गई। वो पहले ही मुश्किल गुजारा कर रहा था। किराया, खाना और 2 जोड़े कपड़े, ये सब अब बोझ बन चुके थे। कुछ दिन वो चाय पर गुजारा करता रहा। कभी सिर्फ पानी पीकर सो जाता, कभी नान के टुकड़े को 3 दिन खींचता। एक वक्त ऐसा आया कि 3 दिन से उसके जिस्म में कुछ नहीं गया था। चौथे दिन जब वो गोदाम पहुंचा तो चलते चलते उसकी टांगें कांपने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मजदूरों की आवाजें उसके कानों में मध्यम होती गईं और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उठाओ इसे, सांस चल रही है। किसी ने पानी के छींटे मारे। कोई बाजू हिला रहा था, मगर सदीक की आंखें बंद थी। चेहरा जर्द, सांस मध्यम। उसे करीबी सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वो सीधा बेड, बदबूदार पर्दे और शोर मचाती नर्सें, ये सब उसे नींद बेहोशी की हालत में महसूस हो रहा था। उसका बदन लागर हो चुका था, जैसे किसी ने जान निचोड़ ली हो। एक नर्स जो पिछले कई घंटों से शिफ्ट पर थी, सदीक के बेड के पास आकर रुकी। उसने फाइल खोली, नब्ज चेक की और वार्ड बॉय से कहा, यह केस सिर्फ भूख का है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लोग भी ना, मजदूर होकर भी खुद का ख्याल नहीं रखते। वार्ड बॉय ने झुंझला कर कहा। नर्स ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, ये खुद का ख्याल कैसे रखें जब दुनिया ने इनसे मुंह मोड़ लिया हो। सफाई करने वाली माई जब बिस्तर के नीचे झाड़ू दे रही थी तो सदीक की जेब से एक तस्वीर निकली। गुलाम दीन और सकीना की पुरानी तस्वीर, जो उसने जाने अनजाने अब तक संभाल कर रखी थी। ये कौन है? नर्स ने तस्वीर को गौर से देखा। शायद इसकी बीवी हो या कोई अपना, लगता है सब छोड़कर आया है, सफाई वाले ने कहा। 2 दिन के बाद सदीक को होश आया। उसने आंखें खोली, छत को घूरा और एक तवील सांस ली। फिर इर्द गिर्द देखा। अस्पताल के कमरे में खामोशी थी। नर्स दवाई रखने आई तो उसकी तरफ देखा। क्या हाल है तुम्हारा? नर्स ने नरमी से पूछा। सदीक ने बमुश्किल सर हिलाया। जिंदा हूं शायद। नर्स ने थोड़ा पानी पिलाया और नरमी से बोली, जिंदा हो तो जीना सीखो, खुद को इस हाल में मत छोड़ो। जिंदगी बोझ नहीं, मौका है। ये जुमला सादा मगर चुभता हुआ सदीक के दिल के अंदर कहीं गहराई तक उतर गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। शायद इस जुमले ने पहली बार उसे किसी काबिल महसूस करवाया था। रात के वक्त अस्पताल में रोशनी मध्यम हो चुकी थी। वार्ड में सिर्फ पंखे की आवाज और कभी कभार किसी मरीज की खांसी सुनाई देती। सदीक चुपचाप लेटा हुआ था और उसकी आंखों के आगे सकीना का चेहरा गर्दिश कर रहा था। काश मैं उसे समझ पाता, उसने दिल ही दिल में सोचा।
काश मैं उसकी खामोशी को पढ़ पाता, मगर अब ना वक्त वापस आ सकता था, ना वो दिन। बस यादें थी और नदामत। वो जानता था कि जिंदगी उसे नीचे गिरा चुकी है। अब सिर्फ या तो वो जमीन पर पड़ा रहे या फिर खुद को संभाल कर उठ खड़ा हो। जब नर्स दवाई लेकर आई तो सदीक ने पूछा, यह अस्पताल कहाँ है? नर्स ने हैरानी से उसे देखा। तुम्हें तो ये भी याद नहीं? ये कराची का जनरल अस्पताल है। सदीक ने धीरे से मुस्कुराकर सर हिलाया। याद आ गया। अब कुछ और भी याद करना है, खुद को। जिंदगी की गर्द में लिपटी थकी हारी ये रूह अब शायद दोबारा चलने को तैयार हो रही थी, मगर सफर अभी बाकी था और रास्ता, वो तो अभी कहीं शुरू होना था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सदीक सीधा उस कमरे में वापस नहीं गया जहां छत से पानी टपकता था, जहां दीवारें उसकी हालत पर मातम करती थी और जहां तन्हाई ने उसकी रूह चबा डाली थी। उसने पहली बार अपने हाथों की लकीरों को गौर से देखा, जैसे उनमें अपने माजी और हाल की तस्वीर ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लम्हे उसने खामोश बैठकर सिर्फ सांस ली, फिर दिल में एक फैसला किया, बस अब और नहीं, अब वापस जाना है जहां सब कुछ छोटा था पर दिल बड़ा था। अगले दिन चंद पुराने कपड़े, एक बैग, अस्पताल से मिला अधूरा बिल जेब में लिए वो स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। ट्रेन के सफर में उसके साथ सिर्फ खामोशी थी। कभी कभी खिड़की से बाहर देखकर पुराने मंजर को याद करता जो अब धुंधले हो चुके थे। बचपन के खेल, चचा की छड़ी, सकीना की वो नजरें जिनमें कभी सवाल छुपे होते थे, सब कुछ एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा। ट्रेन की सीटी ने जब गांव के स्टेशन पर आकर रुकने का ऐलान किया, सदी के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। पांव जैसे खुद ब खुद उस सिमत उठने लगे जहां कभी उसका घर था, जहां गुलामदीन की खांसी सुनाई देती थी, जहां सकीना के कदमों की चाप रात के सकूत में गूंजती थी। गांव में कदम रखते ही सब कुछ बदला बदला सा लगा। वही मट्टी, वही गलियां, मगर लोग, उनकी नजरें, उनका अंदाज बदल चुका था। कोई सदीक आया है, किसी बच्चे ने शोर मचा दिया, फिर जैसे पूरे गांव को खबर हो गई। मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि जिन चेहरों पर वो हक़ारत ढूंढ रहा था वहां इज्जत थी, खामोश हैरत थी और कुछ ऐसी अपनायत जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। अस्सलाम वालेकुम सदीक भाई, अच्छा हुआ वापस आ गए। गुलामदीन का बेटा वापस आया है। उसे लगा जैसे ये वो लोग नहीं थे जो उसे नीची नजर से देखा करते थे, जिनके नजदीक वो बस एक नाकाम, जाहिल और बेकार लड़का था। अब हर एक की जबान पर उसका नाम था, हर एक की आंखों में अजीब सा एहतराम। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी हवेली की तरफ बढ़ा। वही शिकस्ता दरवाजा, वही दरख्त जिसके नीचे बैठकर चचा हुक्का पिया करते थे, सब कुछ वैसा ही था। बस वक्त ने दीवारों पर थकन की एक तह चढ़ा दी थी। दरवाजा धकेल कर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो फिजा में खामोशी की एक चादर फैली हुई थी। यही मेरा असल था, यही मेरी पहचान थी, सद्दीक ने सरगोशी की। वो सामने के कमरे में बैठ गया जहां कभी गुलामदीन ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। दीवार पर आज भी वही कील लगी थी जिस पर सकीना ने अपने बाप का रुमाल टांगा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा शख्स चौपाल का वडेरा हाथ बांधे खड़ा था। पुत्र, वापस आकर अच्छा किया, ये घर अब फिर से आबाद लगेगा। गुलामदीन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब तू भी कुछ करेगा। सदीक ने आंखें झुका ली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे बदल गया। उसी वक्त एक शख्स आया जो गांव की कमेटी का नुमाइंदा था। उसने एक बंद लिफाफा सदीक को दिया। यह खत सकीना ने हमारे जरिए तुम्हारे लिए छोड़ा था। शायद उस वक्त तुम मौजूद नहीं थे, लेकिन अब तुम हो। सदीक ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ चंद लाइनें थी। अगर तुम कभी लौटो तो जान लेना कि तुम्हें वो इज्जत मिलेगी जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा। यह हवेली तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पहचान है। जिंदगी तुम्हें बार बार मौका नहीं देती, मगर अगर मिल जाए तो उसका शुक्र अदा करो। खत का हर लफ्ज सदीक की रूह में उतर रहा था। वो जो खुद को खाक समझता था, उसके नाम पर गांव वाले झुक रहे थे। सब कुछ सकीना के ख्वाबों, उसकी मेहनत और गुलामदीन की इज्जत की बदौलत था। एक कोने में बैठा सदीक देर तक सोचता रहा। वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था, न ही सकीना से, जो यहां मौजूद न होते हुए भी उसकी जिंदगी पर सबसे गहरा असर छोड़ गई थी। रात को जब पूरे गांव में खामोशी छा गई, सदीक हवेली के आंगन में बैठा आसमान को तक रहा था। मैं वापस आ गया हूं चचा, लेकिन अब मैं वो सदीक नहीं हूं जो भाग गया था। मैं वो सदीक बनूंगा जिस पर आपको फख्र हो। खामोशी में जैसे आसमान से दुआ टपकने लगी, और शायद वो दुआ कबूल भी हो गई, क्योंकि एक नई सुबह, एक नई शुरुआत उसकी दहलीज पर सर झुकाए खड़ी थी। सुबह को सूरज अभी पूरी तरह निकला न था, मगर गांव की फिजा में एक अलग सी गहमा गहमी थी। सदीक ने हवेली के आंगन में बैठे बैठे कुछ सरगोशियां सुनी। दरवाजे के बाहर से गुजरने वाले चंद नौजवान आपस में किसी बात पर पुरजोश थे। आज दोबारा आ रही है, एक ने कहा, बड़ी गाड़ी में, सरकारी शान के साथ। अब तो चौधरी भी उसके सामने खड़े होने से पहले 2 बार सोचते हैं। सदीक ने चौंक कर सर उठाया। उसने दीवार के उस पार झांकने की कोशिश की जहां गांव के मरकजी चौराहे पर कुछ चहल पहल हो रही थी। उसी वक्त एक लड़का जिसे वो बचपन से जानता था भागता हुआ आया।
सदीक भाई, आपने सुना? सकीना बाजी आ रही है, पूरा गांव उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है। सदीक को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया हो। सकीना? वही सकीना जिसे वो खामोशी से छोड़ आया था, वही जिसे कभी उसने ये समझे बगैर छोड़ दिया कि उसके दिल में क्या चल रहा है। किस लिए आ रही है? सरकारी मुआयना है, वो अब बड़ा ओहदा रखती है, डीएसपी या कुछ वैसा ही। लड़का बेखबर था। उसके अल्फाज सदीक के दिल को चीर रहे थे। सदीक ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और हवेली के अंदर चला आया। उसका दिमाग भरा हुआ था। उसे वो लम्हे याद आया जब सकीना चुपचाप उसके लिए चाय रखकर पलट गई थी। वो खामोशी, वो सुकून और वो बेजबान मोहब्बत, सब कुछ आज गूंजने लगा। दोपहर तक पूरा गांव एक अजीब से रंग में ढल चुका था। बाजारों की दुकानों पर नया रंग रोगन हुआ था। चौराहे पर साफ सफाई हो रही थी। चौपाल के सामने बड़ा सा बैनर लगा था, मोहतरम सकीना गुलाम दीन, डिप्टी कमिश्नर, खुश आमदीद। सदीक की आंखें बैनर पर जम गई। डिप्टी कमिश्नर? उसे अपने कानों पर यकीन न आया। वो लड़की जो कभी कच्ची जमीन पर बैठकर चूल्हा जलाती थी, आज पूरी तहसील की नुमाइंदा बनकर आ रही थी। शाम के करीब शोर बुलंद हुआ। बड़ी सी सफेद एसयूवी गांव के दाखिली रास्ते से अंदर दाखिल हुई। गाड़ी पर सरकारी परचम लहरा रहा था। दो पुलिस वाले साथ साथ मोटरसाइकिल पर चल रहे थे। सदीक हवेली के दरवाजे के कोने में खड़ा खामोशी से सब कुछ देख रहा था। गाड़ी चौपाल के पास रुकी। दरवाजा खुला। एक सफेद शलवार कमीज, सर पर दुपट्टा और आंखों में वकार लिए सकीना बाहर निकली। उसकी चाल में एतमाद था, लहजे में ठहराव। पूरे गांव ने तालियां बजाई, औरतों ने दुआएं दी और बच्चों ने उस पर फूल निछावर किए। चौधरी मंजूर, जो कभी गुलाम दीन को नाम तक से नहीं पुकारता था, आज हाथ जोड़कर बोला, सकीना बीबी, आपने तो पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया। हम आप पर फख्र करते हैं। सकीना सर झुकाकर मुस्कुरा दी, मगर उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई कहीं दूर हवेली के दीवार के पीछे झांकने लगी। उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे वहां कोई खड़ा हो। उसने गाड़ी की तरफ पलटने से पहले कहा, गुलाम दीन का घर, उसकी हवेली, ये इलाका कभी उसकी कुर्बानियों का गवाह था। आज अगर मैं कुछ बन सकी हूं तो इस मिट्टी की बदौलत। लोगों की आंखों में अकीदत थी। वडेरे और चौधरी उसके एक एक जुमले पर सर हिला रहे थे, जैसे कोई हुक्म सुन रहे हो। सदीक वहीं बैठा रहा, जमीन को घूरता रहा। वो चाहता तो सामने जाकर खड़ा हो सकता था। उसका शौहर था, उसका नाम उसके साथ जुड़ा था, मगर उसे लगा कि अब वो उसके काबिल नहीं रहा। उसने जो छोड़ा था वो आज उससे कई दर्जे बुलंद हो चुकी थी। उसे वो लम्हे याद आने लगे जब वो शहर में मजदूरी करता था। नायला की तंजिया बातें, भूख से बेहोश होना और फिर अस्पताल की वो नर्स जिसने कहा था, जिंदा हो तो जीना सीखो। सकीना गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। गांव की गलियां कुछ देर उसकी खुशबू से महकती रहीं। लोग देर तक उसकी बातों का जिक्र करते रहे। रात को सदीक हवेली के आंगन में बैठा तारों को तक रहा था। सकीना ने सिर्फ इम्तहान पास नहीं किया था, उसने जिंदगी जीत ली थी। अब सदीक की बारी थी खुद को पहचानने की, कुछ बनने की, या कम से कम एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करने की। और शायद यही हैरानी का असल सफर था, बाहर की दुनिया नहीं, अंदर का बदल जाना। दोपहर के साए जब लंबे होने लगे तो गांव के कुछ बुजुर्ग सदीक की हवेली पर आए। वो खामोश बैठा हुआ था, जैसे किसी सोच में गुम हो। उनमें से एक हाजी बशीर, जो गांव की कमेटी के सरकर्दा रुकन थे, आगे बढ़ा और हाथ में थामा एक लिफाफा मेज पर रख दिया। पुत्र सदीक, ये तहरीर हम सब की तरफ से है। अगर मुमकिन हो तो अपनी बीवी से कहना कि ये काम हमारे लिए कर दे, हमारी इज्जत का सवाल है। सदीक ने हैरानी से लिफाफा उठाया, मगर अभी तक समझ ना पाया कि मामला क्या है, क्या काम है। उसने धीरे से पूछा। हाजी बशीर ने नजरें चुराई। तफसील खत में है, तुम खुद पढ़ लो, हम चाहते हैं कि तुम खुद उससे बात करो। लोग रुखसत हुए और सदीक देर तक लिफाफा हाथ में थामे बैठा रहा। उसका दिल अनजानी घबराहट से धड़कने लगा। आखिर उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ चंद जुमले लिखे थे, सकीना बीबी और असर रसूख से उम्मीद है कि आप थाने में मौजूद हमारे 2 लड़कों को रिहा करवा दें। वो बेकसूर हैं। अगर आप सिफारिश कर दें तो मामला रफा दफा हो जाएगा। आपकी शुक्रगुजार होगी पूरी बिरादरी। सदीक को लगा जैसे एक खत नहीं, किसी भारी बोझ की रसीद हो। जो कभी अपनी बीवी को कमजोर, मजबूर और खामोश समझता था, आज उसे एक ताकतवर अफसर की हैसियत में देखने वाला था। इसी कश्मकश में वो उठा और सीधा सकीना के सरकारी रिहाइश वाले घर की तरफ रवाना हो गया, जो अब हवेली से अलग उसका दफ्तरनुमा घर बन चुका था। रास्ते में बच्चों ने सदीक को देखकर शोर किया, वो सकीना बीबी के मियाँ हैं, देखो देखो। कुछ बड़ों ने भी सर झुकाकर सलाम किया, मगर सदीक का दिल बोझल होता जा रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। दरवाजा खुला और सदीक का सांस रुक सा गया। सामने सकीना खड़ी थी, सरकारी यूनिफॉर्म में, दुपट्टे को शान से संभाले। सीने पर नाम की प्लेट चमक रही थी। उसकी आंखों में ठहराव था, चेहरे पर नरमी, मगर लहजे में एक अलग सा दबदबा। जी? सदीक का गला खुश्क हो गया। मैं, वो कुछ बात करनी थी। सकीना ने दरवाजा पूरा खोला
اور उसे अंदर आने का इशारा किया। सदीक आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ, जैसे किसी अदालत में पेश हो रहा हो। कमरे में मुकम्मल तरतीब, फाइलें, सरकारी फोन और एक मेज जिस पर ताज़ा चाय का कप रखा था। ये वही सकीना थी जो कभी कच्ची जमीन पर पांव नंगे रखकर गली साफ किया करती थी। आज उसके कदमों के नीचे कालीन था और सर पर इख्तियार की छांव। ये खत है, गांव वालों ने दिया है, कुछ मदद मांगनी है तुमसे। सदीक ने लिफाफा उसकी मेज पर रख दिया। सकीना ने बगैर कोई तासुर दिए खत खोला, पढ़ा और खामोशी से एक तरफ रख दिया। ये सिफारिश मांग रहे हैं। जी, और तुम क्या चाहते हो? सदीक ने नजरें चुराई, जैसे उसकी आंखों में छुपे हुए गुनाहों का हिसाब लिखा हो। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ पहुंचा रहा था। सकीना ने लम्हा भर उसे गौर से देखा। वही नजरें जो कभी सदीक को बेज़बान लगती थी, हाथ सवाल कर रही थी, चीखे बगैर, बोले बगैर। तुमने पूछा कभी कि मैं क्या चाहती थी? उस वक्त जब तुम मुझे छोड़कर चले गए, जब तुमने ये समझा कि मैं बस एक खामोश लड़की हूं जो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। सदीक की पलकें झपकने लगी। वो उसके लहजे के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। मुझे माफ कर दो, वो बमुश्किल बोल पाया। माफी? वो भी इतने बरसों के बाद? तुम्हें लगता है कि लफ्ज बोलने से गुनाह मिट जाते हैं? सदीक की आंखें नम हो गई। नहीं, मैं जानता हूं, मैं सिर्फ अपनी गलतियों का बोझ कम करना चाहता हूं। सकीना ने कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर सूरज ढल रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कैसे हासिल किया? सिर्फ मेहनत से? नहीं सदीक, मैंने तुम्हारी दी हुई तन्हाई, तुम्हारे छोड़ जाने के सदमे, तुम्हारी खामोश नफरत को ईंधन बनाया। मैं हर रात जब तुम्हारे खाली बिस्तर को देखती तो मेरे दिल में यह अहद और मजबूत हो जाता था कि मैं खुद को तुम्हारे बगैर मुकम्मल करके दिखाऊंगी। और फिर वो दिन आया जब मेरा CSS का रिजल्ट आया। मेरी बरसों की मेहनत, बरसों की रियाजत रंग लाई। मेरे कंधों पर से एक भारी बोझ उतर गया। सकीना ने सदीक की तरफ देखा जो नजरें झुकाए खड़ा था और एक सरदा भर कर कहा, पर वक्त गुजर जाता है सदीक, लेकिन अपने दिए हुए जख्म पीछे छोड़ जाता है, जिन्हें भरने में बहुत वक्त दरकार होता है। और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। सदीक खामोशी से खड़ा था, जैसे उसके गुनाह आज उसकी गर्दन में तोक बन गए हों। उसकी झुकी आंखों में बेपनाह शर्मिंदगी थी। सकीना सब महसूस कर रही थी, लेकिन सकीना ने मेज की दराज से कलम निकाला। खत पर कार्रवाई की जा रही है लिखा और वापस लिफाफे में बंद करके सदीक को थमा दिया। जाकर दे दो हाजी साहब को। और सुनो सदीक, सदीक ने नजर उठाकर देखा, अगर तुम वाकई माफी चाहते हो तो खुद को वो इंसान बनाओ जो अपने गुनाह का बोझ खुद उठा सके। सदीक का दिल धड़स गया, आंखों से आंसू बहने लगे। सकीना की यूनिफॉर्म, उसकी आवाज, उसका वकार, सब कुछ उसे छोटा, बहुत छोटा कर रहा था। बाहर निकला तो सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान पर नारंगी रोशनी फैल रही थी। शायद वो रोशनी सदीक के अंदर भी कोई नया सूरज जगा रही थी। मगर वो जानता था कि रास्ता लंबा है और इस बार सिर्फ कदम नहीं, नियत भी सच्ची होनी चाहिए। शाम का वक्त था। बंदरगाह के पास वाले इलाके में छोटे दुकानदार अपना सामान समेट रहे थे। बाजार की रौनक धीरे धीरे खामोशी में ढल रही थी। मजदूर तबका थका हारा अपनी झोंपड़ियों की तरफ लौट रहा था। सदीक भी एक कोने में बैठा हुआ था, हाथ में खाली थैली, आंखों में थकन और दिल में बेयकीनी का अंधेरा। पिछले 2 दिन से उसे काम नहीं मिला था। जेब खाली थी और पेट में भूख। एक वक्त की रोटी का भी बंदोबस्त ना हो सका। दोस्तों से उधार मांग मांग कर शर्मिंदगी की हदों को छू चुका था। रात गए जब एक दुकान के सामने बचा हुआ सामान पड़ा देखा तो शैतान ने सरगोशी की, बस एक चीज ही तो उठानी है, कोई देख नहीं रहा। सदीक ने चंद लम्हे इर्द गिर्द देखा, फिर धीरे से आगे बढ़ा। एक छोटा सा मोबाइल बॉक्स उठाया ही था कि पीछे से आवाज आई, ओए, चोरी कर रहा है। 2 लोग लपके और देखते ही देखते सदीक को पकड़कर थाने ले गए। किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी ने कुछ समझने की कोशिश ही नहीं की। बस एक चोर का टैग उसके माथे पर लगा दिया गया। थाने की दीवारें सर्द थी और अंदर की फिजा में गालियों, बदबू और खौफ का इम्तिजाज था। सदीक को लोहे के सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। रात भर नींद न आई। उसने दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद की तो माजी की तस्वीरें एक एक करके जहन में उतरने लगी। गुलामदीन की मोहब्बत, सकीना की खामोशी, हवेली की छत, गांव के कुएं की ठंडी हवा, सब कुछ जैसे किसी फिल्म की तरह चलने लगा। वो लम्हे भी याद आए जब उसने सकीना को रोते देखा था दुकान के बाहर, मगर पलटकर कुछ नहीं पूछा था। वो रातें जब वो चुपचाप किताबों में झुकी रहती थी और वो अपनी दुनिया में मस्त था। सुबह हुई तो थाने के बाहर एक SUV आकर रुकी, नीली नंबर प्लेट। पुलिस के साथ एक बावकार शख्सियत गाड़ी से उतरी। सबने ताजीम से सर झुका दिया। ये सकीना थी। अफसरान की नजरें उस पर थी। सब उसे संजीदगी से सलाम करे थे। वो सीधी अंदर गई, थानेदार से बात की और चंद मिनटों के बाद सदीक को सलाखों से निकाला गया। सदीक ने नजरें उठाकर देखा तो सामने सकीना खड़ी थी, यूनिफॉर्म में, बावकार, पर चेहरा खामोश। चलो बाहर आओ। सदीक ने एक लम्हा उसे देखा, फिर धीरे से बाहर निकला। उसे लग रहा था जैसे जमीन उसके कदमों से खिसक रही हो।
کسی اور کی سفارش یا ہمدردی ہوتی تو شاید وہ شرمندہ نہ ہوتا، مگر یہ وہی عورت تھی جسے اس نے چھوڑا تھا، نظر انداز کیا تھا، کمتر سمجھا تھا۔ باہر آ کر جب وہ گاڑی میں بیٹھے، سکینہ نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ گاڑی چپ چاپ چلتی رہی۔ صدیق کا سر جھکا ہوا تھا اور دل اندر ہی اندر چلاتا جا رہا تھا۔ سفر کے دوران وہ بار بار اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر ہمت ہی نہیں تھی۔ سکینہ کی آنکھیں سیدھے راستے پر تھیں، جیسے اس کے دل میں کوئی جذبات باقی نہ رہے ہوں۔ لیکن صدیق جانتا تھا کہ یہ خاموشی صرف خالی پن نہیں، یہ زخموں کی گہرائی ہے۔ گاڑی جب اس کے پرانے کمرے کے سامنے رکی تو سکینہ نے دروازہ کھولا اور بس اتنا کہا، اترو۔ صدیق نیچے اترا۔ وہ پل بھر کر رکا، کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ سکینہ دروازہ بند کر کے چلی گئی، پیچھے گرد اڑتی رہ گئی۔ رات کو وہ کمرے میں چپ چاپ بیٹھا رہا، ہاتھوں کی لکیریں گھورتا، دیواروں پر لٹکتے پرانے کپڑے دیکھتا اور اندر ہی اندر گھٹتا رہا۔ میں نے کیا کھو دیا؟ اسے آج پہلی بار مکمل اندازہ ہوا تھا کہ جس عورت کو وہ صرف ایک خاموش سایہ سمجھتا رہا، وہ در حقیقت ایک مکمل وجود تھی، جس نے تنہا زندگی کے وہ غم سہے تھے جن سے وہ خود بھاگتا رہا۔ تھانے کی وہ رات، جیل کی دیواریں اور سکینہ کی خاموشی اس کے اندر کا ہر بند دروازہ کھول چکی تھی۔ اسے سکینہ کی خاموش آنکھوں میں ایک درد نظر آیا تھا، وہ درد جو برسوں سے زبان پر نہ آیا، نہ شکایت، بس اندر ہی اندر چلا اور پھر لاؤ بن کر اس کے مقام کا چراغ روشن کر گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا جرم صرف چوری نہیں تھا، اس کا اصل گناہ وہ تھا جب اس نے کسی کے خوابوں کو، اس کے جذبوں کو، اس کی خاموشی کو حقیر سمجھا تھا، اور یہ وہ گناہ تھا جس کی سزا جیل نہیں ضمیر سے ملتی ہے۔ سورج کی روشنی جیسے اس دن کچھ زیادہ ہی کڑک رہی تھی۔ صدیق بندرگاہ کے کونے میں بیٹھا تھا، ہاتھوں میں چھالے، ماتھے پر پسینہ اور دل میں شکستگی کی بھٹی دہک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے ساری زندگی کا خاکہ لٹک رہا تھا۔ غلام دین کا آخری سانس، سکینہ کی خاموشی، چوری کا الزام، اور وہ لمحہ جب سلاخوں کے پیچھے اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پایا۔ دن کے دوسرے پہر جب مزدوروں کی بھیڑ کچھ چھٹنے لگی، صدیق خود کو سائے کی تلاش میں ایک سنسان کونے میں لے گیا۔ وہاں ایک پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا، لمبی سفید داڑھی، میلا کچیلا لباس، ہاتھ میں مٹی کا پیالہ، اور نظریں جیسے زمین کے نیچے چھپی ہوئی کوئی حقیقت تلاش کر رہی ہوں۔ صدیق نے اس پر ایک اچٹی نگاہ ڈالی اور تھکے قدموں سے آگے بڑھنے لگا، مگر فقیر نے آواز دی، او محنتی، ذرا بیٹھ جا، تیرے ماتھے پر سواروں کی لکیریں بہت گہری ہو گئی ہیں۔ صدیق رک گیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ اجنبی کیسے اس کے اندر کی الجھنوں کو جان گیا۔ وہ دھیرے سے پلٹا اور پیپل کے نیچے بیٹھ گیا۔ کیا دیکھ لیا میرے چہرے پر؟ صدیق نے تلخی سے پوچھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، چہرے پر کچھ نہیں، تیرے کندھوں پر وہ بوجھ ہے جو صرف بوریوں کا نہیں، ندامت، شرمندگی اور بھاگے ہوئے وقت کا ہے۔ صدیق نے نظریں جھکا لی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، سکینہ، گھر، عزت، اب صرف یہ بوجھ ہے اور بدن۔ فقیر نے گردن جھکا کر ایک چھوٹا سا پتھر زمین سے اٹھایا، اسے صدیق کی ہتھیلی میں رکھا اور بولا، یہ پتھر تیرے ہاتھ میں تب تک بیکار ہے جب تک تو اسے چلانا نہ جانے۔ عزت بھی ایسی ہے، ملتی نہیں ہے، کمائی جاتی ہے۔ خود ہی اس روشنی کا نام ہے جو انسان اپنے اندر جلاتا ہے، دوسروں کی آنکھوں میں چمک لانے کے لیے نہیں، خود کو دیکھنے کے لیے۔ صدیق چپ رہا، اندر کچھ ہلنے لگا، جیسے کسی مردہ رگ میں خون کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہو۔ تو کیا رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ فقیر نے دھیرے سے کہا، دو راستے ہیں تیرے پاس، یا تو باقی عمر اسی بوجھ میں گزار، یا پھر کھڑے ہو کر وہ بن جا جسے دیکھ کر کل کا صدیق تجھ پر فخر کرے۔ صدیق کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں یا تو اپنی زندگی سنواروں گا یا مروں گا، لیکن اب ایسے نہیں جیوں گا۔ فقیر نے دعا دی، جا محنتی، اپنا بوجھ اپنے کندھوں سے نہیں دل سے اتار، خود کو وہ مقام دے جو دوسروں سے مانگتا رہا۔ اس رات صدیق نے سونے سے پہلے اپنے بستر کو نہیں، اپنے ضمیر کو صاف کیا۔ اس نے اپنے سارے بیکار کاغذات پھاڑ دیے، وہ کپڑے جن میں بوجھ اٹھاتا تھا دھو کر تہہ لگا دیے، اور اگلی صبح جب سورج نکلا تو وہ پہلے سے مختلف تھا۔ گودام پہنچا تو پرانی جگہ پر کام شروع ہوا۔ اس بار اس نے بوجھ سر پر نہیں سینے میں اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام عارضی ہے، مگر جو عزت وہ کمانا چاہتا ہے اس کی بنیاد یہی پسینہ تھا۔ ہر روز جلدی آتا، دیر سے جاتا، اور سب سے آخر میں جگہ صاف کرتا۔ دوسرے مزدور اسے مذاق میں کہتے، ہوئے صدیق، تو نواب بن گیا۔ وہ ہنس کر کہتا، نواب نہیں، انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ ہفتوں کے بعد گودام کے مینیجر نے اسے بلایا، تو محنتی ہے صدیق، ایک آفر ہے، ایک نئی ڈیلیوری کمپنی میں فورمین کی جگہ خالی ہے، چاہے تو سفارش کروا سکتا ہوں۔ صدیق کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی۔ وہ جانتا تھا یہ موقع سکینہ نے نہیں، کسی بزرگ نے نہیں، خود اس کی محنت نے پیدا کیا تھا۔ اس رات جب وہ چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو اسے پیپل کا درخت یاد آیا، فقیر یاد آیا،
اور وہ پتھر جو اس نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی پتھر ابھی تک محفوظ تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ عزت کسی کے نام سے نہیں، اپنے کردار سے بنتی ہے، اور اگر کردار مضبوط ہو تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، سکینہ، میں تمہیں واپس پانے کے لیے نہیں، خود کو واپس پانے کے لیے بدل رہا ہوں، اور اب یہ سفر رکے گا نہیں۔ دور افق پر صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، شاید یہی روشنی اس کے دل میں بھی جاگنے لگی تھی، اور شاید پہلی بار صدیق واقعی جاگ چکا تھا۔ موسم بدل رہا تھا، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، جیسے زمین پر بکھرے پرانے گناہوں کو دھونے کا موسم آ چکا ہو۔ صدیق اب وہ نہیں رہا تھا جو ایک زمانے میں گاؤں چھوڑ کر گیا تھا۔ اب وہ روز سورج نکلنے سے پہلے جاگتا، تھکے ہوئے جسم کے ساتھ مگر پختہ نیت کے ساتھ دن کا آغاز کرتا۔ مزدوری کرتے کرتے اس کے دل میں ایک بیج بویا جا چکا تھا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا، اپنی گمشدہ عزت واپس حاصل کرنے کا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سکینہ سے معافی مانگے، دل سے، نہ صرف لفظوں سے بلکہ عمل سے۔ وہ اس کے آفس گیا جو اب ضلع بھر کا انتظامی مرکز تھا۔ مین گیٹ پر موجود گارڈ نے پہلے روکنا چاہا، مگر صدیق نے پرسکون لہجے میں کہا، بس ایک بار ملنا ہے اس سے جس نے مجھے خود سے بہتر پہچانا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد سکینہ کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ کرسی پر بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے صدیق کو اندر آتے دیکھا تو چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک تھکن سی چھا گئی۔ وہ چپ رہی، جیسے منتظر ہو کہ اب کیا جواز پیش کرے گا۔ صدیق نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے بولا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، اس وقت کے لیے جب تمہیں نظر انداز کیا، تمہیں کم سمجھا اور تمہارے خوابوں کو بے معنی جانا۔ سکینہ نے خاموشی سے سنا مگر کچھ بولی نہیں۔ صدیق نے آگے بڑھ کر ایک پرانا مڑا توڑا کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ یہ دیکھو، یہ وہ خاکہ ہے جو میں نے اپنی زمین پر اسکول بنانے کے لیے تیار کیا ہے، ان بچوں کے لیے جو میرے جیسے ان پڑھ ہیں، جنہیں کبھی کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو میں نہ بن سکا وہ کوئی اور بن جائے۔ سکینہ نے کاغذ کو ہاتھ میں لیا، اس کے ہاتھ تھوڑے کانپے۔ اس نے کاغذ پر لکھی ہوئی سادہ سی لائنیں دیکھی مگر ان میں جذبے کی شدت تھی، نیت کی سچائی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اسکول کا افتتاح کرو، یہ تمہاری پہچان ہے، تمہاری ہی سوچ کی پیداوار۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف تمہارے خواب کو اپنی زمین پر جگہ دی ہے۔ سکینہ نے نظریں اٹھا کر صدیق کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی جو برسوں پہلے تھی، مگر اب اس خاموشی میں دلی سکون شامل تھا۔ معافی ہمیشہ لفظوں سے نہیں ملتی صدیق، کچھ غلطیاں صرف وقت، عمل اور قربانی سے دھلتی ہیں۔ صدیق نے سر جھکا کر کہا، اسی لیے تو تمہارے دروازے پر آیا ہوں، صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ کوشش مستقل ہے، دکھاوے کی نہیں۔ چند دن کے بعد پورے گاؤں میں چرچا تھا۔ وہ زمین جہاں کبھی صدیق کھیتی کرتا تھا اب ایک چھوٹے سے اسکول میں بدل رہی تھی۔ مزدور اینٹیں لگا رہے تھے، بچے ارد گرد جمع ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان کے لیے ایک نئی دنیا بسنے والی ہے۔ جب اسکول کا بورڈ لگا تو اس پر جلی حروف میں لکھا تھا، سکینہ غلام دین اسکول فار نالج۔ سکینہ جب اسکول کے افتتاح پر پہنچی تو پورے گاؤں نے تالیاں بجائیں۔ صدیق نے اس کا استقبال کیا مگر بغیر کسی فخر کے۔ اس کے انداز میں عاجزی تھی اور آنکھوں میں اطمینان۔ اسٹیج پر مائک کے سامنے کھڑے ہو کر صدیق نے مختصر مگر گہرے الفاظ میں کہا، یہ اسکول اس عورت کے نام ہے جس نے نہ صرف خود کو پہچانا بلکہ مجھے بھی میری کمزوریوں کا آئینہ دکھایا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق اس کی خاموشی سے سیکھا۔ سکینہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ زخم لفظوں سے نہیں بھرتے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ جب کوئی شخص اپنی خامیوں کا اعتراف کر لے اور انہیں سدھارنے میں لگ جائے تو وہ شخص گنہگار نہیں رہتا، وہ سیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اسکول کے افتتاح کے بعد جب سب واپس جانے لگے، سکینہ رکی اور آہستہ سے بولی، شاید تم نے سچ میں معافی مانگی ہے صدیق، لفظوں سے نہیں، کام سے۔ صدیق نے سر جھکایا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے کیے گئے گناہ تمہارے نام کے ساتھ نہ جڑیں، بلکہ یہ عمل ہوں جو تمہاری عزت کو اور بڑھائے۔ سکینہ نے دھیرے سے سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں وہ بوجھ نہیں تھا جو برسوں سے ساتھ تھا۔ صدیق اس شام سورج ڈھلتے وقت اسکول کی دہلیز پر بیٹھا رہا۔ ایک نئی روشنی اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی جو اب لفظوں کی محتاج نہ تھی۔ اس نے اپنے ماضی سے معافی مانگی تھی اور اپنے حال سے عہد، اب صرف مستقبل باقی تھا، اور اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں، عمل کی روشن مشعل کے ساتھ کھڑا تھا۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے گاؤں کی مٹی پر اتر رہی تھی۔ آسمان ہلکے نیلے سے نارنجی میں بدل رہا تھا۔ ہوا میں تازگی تھی، ایک نئی شروعات کی خوشبو جیسے فضا میں کھل چکی ہو۔ صدیق اسکول کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، آنکھوں میں سکون، دل میں ایک عجیب سا اطمینان۔ اس کے سامنے وہی عمارت کھڑی تھی جس کی بنیاد میں اس کا پچھتاوا، اس کی محنت اور اس کی سچائی گڑی ہوئی تھی۔ اسکول مکمل ہو چکا تھا، رنگ و روغن، تختیاں، بینچ، کمرے، ہر چیز سادہ مگر صاف ستھری تھی۔ دیوار پر لگا بڑا بورڈ گاؤں والوں نے خود منتخب کیا تھا، سکینہ اکیڈمی۔
ये फैसला सदीक ने नहीं किया था, बल्कि खुद गांव के वडेरे, उस्ताद, इमाम मस्जिद और बुजुर्गों ने किया। उन सब ने एक आवाज होकर कहा, यह उस बेटी के नाम पर होना चाहिए जिसने ना सिर्फ खुद को संवारा बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। जब बोर्ड लगाया गया तो सदीक चुपचाप एक तरफ खड़ा था। सकीना को इतला दी गई मगर वो खामोश रही, कुछ बोली नहीं। बस अगले दिन खामोशी से स्कूल पहुंच गई। गाड़ी से उतरी तो बच्चों की कतारें उसके इस्तकबाल में खड़ी थी। उनके चेहरों पर जो खुशी थी वो लफ्जों से बयान ही नहीं हो सकती थी। उनके हाथों में फूल थे और नजरों में ख्वाब। सदीक दरवाजे पर खड़ा उसे आते देख रहा था। उसके अंदर जैसे कोई चीज सिमट रही थी। बरसों की कहानी, तौबा, गुनाह, कफारा, सब एक लम्हे में आंखों के सामने आ गया। सकीना उसके करीब पहुंची, दोनों की नजरें मिली और कुछ लम्हे सब कुछ खामोश हो गया। ना इल्जाम, ना सफाई, ना शिकवा, सिर्फ एक मुकम्मल दायरा जो बरसों के बाद जाकर पूरा हुआ था। तुमने ये सब मेरे नाम किया? आवाज में हैरत नहीं थी, बस एक हल्की सी थकन। सदीक ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये सब तुम्हारे ख्वाब का तसलसल है। मैं तो बस एक पछताने वाला था जिसने देर से सीखा मगर दिल से सीखा। सकीना ने नजरें फेर ली और स्कूल की इमारत को देखा। ये सिर्फ स्कूल नहीं सदीक, ये तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज है और शायद हमारा भी। बच्चों ने फूल पेश किए, तालियां बजाईं और एक उस्ताद ने दुआ के अल्फाज अदा किए। परवरदिगार, जिसने इंसान को कल्म से इल्म सिखाया, वही इस जगह को इल्म का मीनार बनाए। इफ्तिताह मुकम्मल हुआ मगर अंदर एक और आगाज हो रहा था। सकीना और सदीक एक साथ स्कूल की इमारत में दाखिल हुए। सदीक ने दरवाजा खोला और सकीना को पहले कदम रखने दिया। यह वो अलामत थी जो बरसों पहले नहीं थी, इज्जत। वो इज्जत जिसकी कमी ने सकीना को खामोशी से तोड़कर मजबूत बनाया, जिसकी तलाश में सदीक ने खुद को गंवा कर पाया। इमारत के अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसे दफ्तर बनाया गया था। सकीना ने कमरे की खिड़की खोली, सूरज की रोशनी अंदर आई। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम वाकई बदल चुके हो सदीक। सदीक ने कुर्सी के सामने जमीन पर बैठते हुए जवाब दिया, बदला नहीं, सीखा हूं और सीखने वाला हमेशा झुकता है, उभरता नहीं। सकीना ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वहां गुरूर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। बरसों के बाद उसकी खामोशी का बोझ किसी ने महसूस किया था और उसकी कुर्बानी को नाम दिया था। मैं दोबारा किसी रिश्ते में बनने से नहीं डरती सदीक, बस शर्त यह है कि इस बार रिश्ता इज्जत पर कायम हो, सिर्फ रिश्ते के नाम पर नहीं। सदीक ने नजरें उठाकर कहा, मैं वादा नहीं करता कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं ये जरूर कहता हूं कि अब मैं वो सदीक नहीं हूं जो तुम्हें तन्हा छोड़ गया था। सकीना ने मुस्कुराकर एक फाइल उसके हवाले की। ये स्कूल की रजिस्ट्रेशन, तुम संभालो, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। सदीक ने फाइल ली जैसे उसने दुनिया की सबसे कीमती चीज छू ली हो। बाहर बच्चे खेल रहे थे, दरख्तों पर चिड़ियां चहक रही थी और स्कूल की दीवार पर सूरज की किरणों का अक्स था। सब कुछ मुकम्मल लग रहा था। कई सालों के बाद जिंदगी का दायरा पूरा हुआ था। माजी की तलखियां, खामोश जख्म, सब पीछे रह गए थे। अब सिर्फ एक नई सुबह, एक नई मंजिल और एक नया रिश्ता था। सदीक और सकीना अब एक दूसरे के बराबर खड़े थे, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। और यही थी असल इज्जत की वापसी। ऐसी वापसी जो लफ्जों से नहीं, वक्त, अमल, कुर्बानी और समझ से हासिल हुई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।